हे एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच गए हैं हमारे डे 50 पार्ट 1 ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है टोटल इनकम का वो एएमटी और टोटल इनकम मिला के। ठीक है, और हमारा जो टोटल इनकम के जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। ठीक है, तो जो हमारा टोटल इनकम है वो एक्चुअली इलस्ट्रेशन 6 से लेके इलस्ट्रेशन 27 तक है। दैट अल्टीमेटली मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो टोटल इनकम का सारा एडजस्टमेंट कवर करता है। तो हमने अपने आपके लिए 21 इलस्ट्रेशन सॉर्ट किए जो कि आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना चाहिए। ठीक है, और जितने कम टाइम में वो आपके लिए पॉसिबल भी है सॉल्व करना। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आओ स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माय इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन सॉल्व करना कि 6 है तो 6 का आंसर क्या है ये नहीं सिखा रही। ठीक है, तो इसीलिए ना सर हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे। पहले तो मैं आपको टेक्निक एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा ना, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन देख लूंगी, नजर डाल ली पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक बार पहले पढ़ूंगी। कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आशीष फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अज्यूमिंग दैट he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC। आजकल जो लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं आपके दोनों के, आप दोनों से सॉल्व करो, टेल मी विच इज द बेटर, विच इज द बेटर। बट अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज कर लिया है ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट का। ठीक है, निकालना क्या है? टोटल इनकम निकालना है सर, और टैक्स लाइबिलिटी। दो चीज अपने दिमाग में बैठाओ पहले कि मेरे को टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। आई होप आई एम क्लियर। यस, ignore the provision relating to AMT and under section 14A relating to disallowance of expenditure incurred in relation to income not deductible in total income। कोई डिसअलाउंस का प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू 14A तो वो भी आपको नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी अपने को टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑप्शनल टैक्स रिजीम से निकालना है। मिस्टर आशीष अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज कितनी है? 43 इयर्स, प्रोवाइड्स द प्रोफेशनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। ठीक है, उसका काम किसका है? इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इज एज। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से रीड करना है, हमेशा हर बार हर क्वेश्चन ध्यान से ही रीड करना है। ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस है। अब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किससे साइड से चालू करोगे? हमेशा क्रेडिट साइड से चालू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है बाय कंसल्टेंसी चार्जेस। तो कंसल्टेंसी तो आपकी पीजीबीपी की इनकम है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीजीबीपी का है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पीएल। ठीक है, तो इसको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी पीजीबीबी को पीजीबीटी में डाल दिया गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कहाँ होता है? आईएफएस में, बट वहां पर भी क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। तो ना मैं जो ट्रीटमेंट करूंगी सबसे पहले क्या करूंगी? यहां से हटाऊंगी, तो मेरे को नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। और उसके बाद मैं लिख दूंगी ई एग्जाम्प्ट, और कहाँ एग्जाम्प्ट है? अदर सोर्सेस के अंदर एग्जाम्प्ट। ठीक है, आपको बाजू में अदर सोर्सेस भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि आपको वहां जाके एग्जाम्प्ट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या यहाँ आता है? नहीं, वो आता है अदर सोर्सेस में। यहाँ मतलब कहाँ? पीजीबीपी में। तो पीजीबीपी में आता है क्या? नहीं। तो सर इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसको कहाँ टैक्सेबल करना पड़ेगा? तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल भी करना पड़ेगा। फिर डिडक्शन मिल जाएगी कहाँ पर? 80TTA में। ठीक है, डिडक्शन कहाँ मिलेगी? 80TTA में। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है आपका 7th इशू। ठीक है, नेशनल सेविंग्स है 7th इशू फॉर द 3rd ईयर, तो उसमें क्या है आपका? 21,000। तो ये कहाँ टैक्सेबल होता है? ये टैक्सेबल होगा आपका अदर सोर्सेस में, लेकिन अज्यूमिंग कि री इन्वेस्ट किया जा रहा है हर साल, इसकी आपको डिडक्शन भी मिलेगी। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है? माइनस होगा।
उसके बाद अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, फिर एटीसी में डिडक्शन। तो जो जो ट्रीटमेंट का सीक्वेंस है उसी उसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अभी हमको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, टू एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स 13,66,000, ठीक है। अब ये भी क्या है, पीजीबीपी का खर्च है, कुछ नहीं होगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पीजीबीपी है, जनरल एक्सपेंस पीजीबीपी, इलेक्ट्रिसिटी पीजीबीपी। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस यूजुअली अगर प्रोप्राइटर के हैं तो फिर वो क्या होंगे, आपको डिसअलाउ होंगे। अभी हमको कुछ नहीं पता है तो हमने सिर्फ स्टार मार्क करके छोड़ दिया। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर तो कभी पीएल में आएगा ही नहीं, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, एड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करेंगे, फर्नीचर एड बैक करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि फर्नीचर पे लगता है 10%, तो 10% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इट व्हाट योर नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना है, 39,43,000। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अभी तक इतना ट्रीटमेंट हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है, कुछ सॉल्व किया है क्या? नहीं किया। उसके बाद नीचे क्या बोलता है, नीचे बोलता है सर फॉलोइंग आर दी अदर इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। दी एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट, तो ये जब नाम लिखा है ना एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट, मतलब इस नाम का कोई हेड ऊपर में होगा। कौन सा वाला हेड की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, टू एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट 13,66,000। इसमें क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें आपका इंक्लूडेड है, इट इंक्लूड्स व्हाट, family planning expenditure of 20,000 incurred for employees which was revenue in nature, the same was paid through account pay check। सी फैमिली एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पूरा अलाउ होता है और कैपिटल जो है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, बट ये जो अलाउ होता है किसको, कंपनी को अलाउ होता है। आशीष एक इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, तो क्या ये खर्चा अलाउ होगा? नहीं। तो 20,000 रुपीज हमको एड बैक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में, तो मैंने जो मेरा ट्रीटमेंट है वो लिख दिया प्लस 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ ऑफ आशीष, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, अब आशीष की सिस्टर इन लॉ जो है वो कौन हो सकती है, ठीक है। तो आशीष की जो सिस्टर इन लॉ हो सकती है, एक तो हो सकती है उसके बड़े भाई की वाइफ या छोटे भाई की वाइफ, या तो हो सकती है उसकी वाइफ की बहन, ठीक है। तो साली हो सकती है, तो बड़ी भाभी या छोटी भाभी, साली हो सकती है या बड़ी भाभी हो सकती है, छोटी भाभी। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है कि ऐसा रिश्ता जो आपका मैरिज के कारण बन रहा है, ना कि आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो मैरिज के कारण अपनी वाइफ से शादी करोगे तो साली आपकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और अगर आपके बड़े भाई की शादी हो रही है, छोटे भाई की शादी हो रही है और आपकी भाभी आ रही है, तो वो भी क्या आपकी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो अब साली को दिया है, हु इज इन चार्ज ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट, हाउएवर इन कंपैरिजन टू द सिमिलर वर्क प्रोफाइल रीजनेबल सैलरी ऑफ मार्केट रेट इज 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो अब सी उसका जो पेमेंट सैलरी कितना है 25,000 पर मंथ और मार्केट रेट है उसका 20,000 पर, बट 40M2 में डिसअलाउंस किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ डिसअलाउंस होता है आपका क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्सन, जो आपके रिलेटिव है उनको अगर आप अनरिजनेबल पेमेंट करते हो या उनको जरूरत से ज्यादा पेमेंट करते हो तो डिसअलाउ होता है। बट क्या साली या छोटी भाभी या बड़ी भाभी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आती 40A में? नहीं, वहां तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर स्पाउस चाइल्ड्रन, बस इतने ही लोग आते हैं, ठीक है। कोई आपकी साली या भाभी या ऐसा कोई भी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में 40A2 में नहीं आते, तो इसमें ना आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और जिस ट्रांजैक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है मैं लिखूंगी क्या? नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो भले मैं अगर नोट के नाम पे लिखना चाहूँ तो फर्स्ट और सेकंड नोट के यहाँ पे डाल सकती हूँ। पहला वाला नोट क्या आएगा, ओनली अलाउड टू कंपनी, ओनली फॉर कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर नॉट रिलेटिव एज पर 40A2, क्योंकि जो 40A2 का डिसअलाउंस है ना वो स्पेसिफाइड पर्सन जो रिलेटिव होते हैं उन्हीं को एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। और अगर मैं तो अभी आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन ये वाला रीजन अगर आपको पता है ऑलरेडी और आपके दिमाग में फिट है तो प्लीज डोंट राइट दिस रीजन हियर। क्वेश्चन सॉल्व करने में नोट में उसका कोई मतलब नहीं है, तो अगर आप इसको ना लिखो तो ये ज्यादा बेटर है, बट आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो अभी मैंने इसको कुछ नहीं लिखा है, ये एक नोट जाएगा और ये एक नोट जो है वो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है सर,
amount received by Mr. Ashish as employee contribution to EPF for the month of March 2026, 10,000 was also deposited after due date under the relevant act relating to EPF. ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि अगर आप उसके ड्यू डेट तक ही डिपॉजिट करोगे तो ही आपको रिडक्शन मिलती है, अदरवाइज इसकी रिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर तो बोल रहा है क्या कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ तो ऑलरेडी डेबिटेड है, मतलब ये जो है आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ वो जो है वो ऑलरेडी डेबिटेड है आपका, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ जो है वो। ये जो है वो क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, इसकी रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। 10,000 since it is amount received by Mr. Assis as employee contribution to EPS for the month of March 2026, 10,000 was also deposited after due date of under the relevant act relating to EPF। अगर आप ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स, मतलब जो उसके EPF वगैरह है वो सारे बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 10,000 हमने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया, तो यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट, medical expenses of 80,000 as appearing in income and expenditure accounts for expense for the treatment of father of Mr. Ashish, and his father was 72-year-old and was not covered by any health insurance policy. The said payment of 80,000 was made through account pay check. See, अब पापा के लिए आपने खर्चा किया है तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है? नहीं, तो इसलिए हम लोग को वो खर्चे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 80,000 को। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग को रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो हम लोग को डिडक्शन मिलेगी 80D में कितने की, 50,000 की, क्योंकि वहां पर कितना अलाउड है, 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस एज अपेयरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड अ सम ऑफ 25,000 पेड टू मिस एंजेलिना ऑन 5 जनवरी 2026 as commission for securing the work from the new clients. The payment was made to her without deduction of TDS। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या, सम ऑफ पे टू एंजेलिना एज अ कमीशन फॉर सिक्योरिंग वर्क ऑफ न्यू क्लाइंट, तो कमीशन है आपका क्या, 194H, हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30% जो वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो 25,000 इंटू 30% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7,500 रुपीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्लस 7,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एज ऑन 1/4/2025 इज एज फॉलोज। प्रोफेशनल बुक्स का है 90,000 और कंप्यूटर का है 35,000। बुक्स में कितना लगता है, 40%, कंप्यूटर में कितना लगता है, 40%। ठीक है, तो इन दोनों पे डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो 90,000 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 36,000 का डेप्रिसिएशन, और 35,000 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 14,000 का डेप्रिसिएशन। दोनों को मिला के कितना होगा, 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, न्यू फर्नीचर एज अपेयरिंग इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वाज परचेज्ड ऑन 31 अगस्त 2025 एंड वाज पुट टू यूज ऑन द सेम डे। द पेमेंट वाज मेड एज अंडर। जो फर्नीचर है उसका पेमेंट कैसे हुआ, 18,000 इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, 90,000 अकाउंट पे चेक एंड 11,000 इन कैश। तो ये 10,000 से ऊपर अगर कैश पेमेंट है तो क्या उसको डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 19,000 इंटू 10% फर्नीचर का रेट है, तो कितना आ जाएगा, 1900। ठीक है, तो ऊपर पे अपन लोग क्या किया है, परचेज ऑफ फर्नीचर 48,000 ऐड किया है और डेप्रिसिएशन नीचे प्रोवाइड कर दिया है कितना, 1900। यहाँ पे भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो 1900 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। Mr. Ashish purchased a car on 2nd April 2024 for rupees 3,35,000 for personal use. However, on 30 April 25, he bought the said car for the use in profession. The fair market value on 30 April was how much, 2,50,000। कोई बात नहीं, तो 3,35,000 की अगर कार खरीदी है, इनटू डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 15%, तो कितना आ जाएगा, 3,35,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 50,250।
ठीक है। मिस्टर आशीष मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख इन पीपीएफ ऑन 31/1/2026, दैट इज व्हाट योर 80C पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन। द ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीव ऑफ मिस्टर आशीष फॉर प्रीवियस ईयर वाज 52 लाख। पिछले साल 52 लाख था, तो नो ऑडिट, कोई ऑडिट वाला सीन नहीं है। Compute total income tax liability of Ashish for assessment in 26-27, assuming that he has option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC. आई होप अब हमने क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा रीड कर लिया है। और अगर हम देखें तो हमने सारी चीजों के ट्रीटमेंट जो है वो लिख लिए हैं। बट अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे जो डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूज है, मतलब ओरिजिनली अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो तो दिया हुआ है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है वो लेंगे, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट वाला डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे, और जो कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। So now come to your answer and 2 लाइन वाला ना। हम्म, हाँ, कभी भी टोटल इनकम क्वेश्चन है तो आपको 2 कॉलम वाला लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 6। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है हमारा 121। अब क्या निकालना है, टोटल इनकम। जो भी इंपॉर्टेंट है वही लिख रही हूँ, टैक्स लाइबिलिटी, और रिजीम कौन सा है, ऑप्शनल, पुरानी वाली ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है। अब सबसे पहले जो है हमारा, वो हमारा है कि सैलरी वैलरी मिली है क्या, नहीं, सैलरी हेड है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी हेड है नहीं, वो सीधा स्टार्ट करेंगे किससे, पीजीबीपी से। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट है 39,43,000। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस अपन लेस करेंगे। सी, अब मैंने इतना स्पेस छोड़ा है, कृपया कंजूसी ना करें। आपको ऐसा नहीं है एग्जाम में कि अलग से शीट लोगे तो ज्यादा पैसा लग जाएगा। आराम से जगह छोड़े, क्योंकि बाद में आपके पास कोई वो नहीं रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर लिखे, आराम से जगह छोड़े, और नेट प्रॉफिट के बाद एक लाइन छोड़े, उसके बाद ऐड लिखे, फिर लेस लिखे, फिर जगह छोड़े, फिर लेस लिखे, और एक पेज में अगर सिर्फ पीजीबीपी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पीजीबीपी बन गया। कैपिटल गेन के बारे में कुछ दिया नहीं है, सीधा सीधा लिख दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। और उसके बाद बीच में कुछ नहीं लिख के मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या, डिडक्शन। डिडक्शन एक लिख देते हैं कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। तो हमारे पास जो भी डिटेल होगी ना, अब हम इसमें फिल करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या क्या लिखा है, ये बेसिक आपको पता है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद एक बार आपको हेड कंफर्म करना है स्पेस दे देके। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एज पर दिस, एड लेस लिख लिया, हाउस प्रॉपर्टी लिख लिया, और डिडक्शन चैप्टर 6 से लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है अब स्टार्ट करेंगे, तो अपन स्टार्ट करेंगे टू बी वेरी फ्रैंक फ्रॉम दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से चालू करेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो है वो क्या है आपका, पीपीएफ, इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेस से माइनस होगा। तो यहाँ पर अपन लिखूंगी मैं इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कितना है, 60,000 रुपीज, तो 60,000 रुपीज माइनस। ठीक है। और यहाँ पर नीचे सेम आईएफओएस में भी है, तो यहाँ पर लिख दूंगी इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना, 20,000। फिर इसी को अपने को क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट टैक्सेबल होगा कितना, 20,000। और यहाँ पर आपका है 80 TTA,
यहाँ पर लिख दे ATTTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। फर्स्ट है आपका एक्चुअल, सेकंड है आपका मैक्सिमम 10,000 विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है आपका 20,000 और मैक्सिमम है आपका 10,000 विच एवर इज लोअर कितना है आपका 10,000। तो यहाँ पर आप ले लोगे 10,000 और इसको कर दोगे अपन माइनस। आई होप आई एम क्लियर, तीनों हमने कर लिए हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एट्थ इशू। हाँ ये एट्थ इशू ही है, ये सेवेंथ इशू नहीं है। तो एट्थ इशू में आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ना, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन NSC, इंटरेस्ट ऑन NSC री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्टेड। तो आपका आंसर कितना है 21,000, तो 21,000 यहाँ पर माइनस होगा। फिर सेम चीज टैक्सेबल होगी, इंटरेस्ट ऑन NSC 21,000 और सेम चीज की रिडक्शन मिलेगी ATC में, इंटरेस्ट ऑन NSC। अगर आप ऐसे सीक्वेंस में, अगर आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी सीक्वेंस के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो कभी आपका कोई गलत नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। अब ये वाला साइड जो है वो खत्म हो गया, अब अपन आ गए ये वाली साइड में। तो ये वाली साइड में सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो है परचेज ऑफ फर्नीचर, दैट इज 48,000 प्लस। तो यहाँ पर अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन PGBP के प्लस साइड में लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 48,000 है क्या, यस 48,000। मेडिकल एक्सपेंसेस नीचे लिख दिया इसलिए नहीं कर रहे, बट डेप्रिसिएशन ऊपर ही है, तो डेप्रिसिएशन कितने का है बुक में, डेप्रिसिएशन 90,000 का, तो इसको ऐड कर देंगे। तो अगर आपने देखा है तो दो चीज यहाँ पे आ गई, 48,000 ये कर लिया और ये वाला ये ट्रीटमेंट कर दिया, और कुछ लिखा हुआ यहाँ पर नहीं। तो क्रेडिट साइड के सारे ट्रीटमेंट अपन लोगों ने कर लिए और डेबिट साइड के भी सारे ट्रीटमेंट कर लिए। ये वाला डेप्रिसिएशन नीचे लिख दिया इसलिए अभी नहीं लिख रहे, साथ में डेप्रिसिएशन लिख देंगे। उसके बाद पहला जो है वो आपका कौन सा है, तो पहला आपको 20,000 ऐड करना है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को अलाउ नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का कितना है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद ये इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। 10,000 है आपका किसका, पेमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF। यहाँ पर मैं लिख दूंगी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF कितना था, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF 10,000, तो 10,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो परचेज ऑफ फर्नीचर इज दिस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फैमिली प्लानिंग पे एक नोट डाल सकते हैं, इसमें एक नोट डाल सकते हैं, नोट जो है वो बाद में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 10,000 हो गया, उसके बाद ये 80,000 रुपीज मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फादर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फादर, पर्सनल हो गया, नोट नंबर 3 में चला जाएगा। और कितने हैं 80,000, तो 80,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 80D में जो है बेटा आपका ट्रीटमेंट आएगा, तो 80D में आपको लिखना पड़ेगा क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फादर। कितना है बेटा 50,000, तो 50,000 रुपीज आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 50,000 रुपीज जो माइनस हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 194H, पेमेंट मेड विदाउट TDS, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड होगा, तो यहाँ पे अपन लिख दिए पेमेंट मेड विदाउट TDS, विदाउट TDS। तो 30% कितना है 7,500 ऐड हो जाएगा और इसका भी अपन नोट डाल देंगे। नोट मैक्सिमम आप ध्यान रखना 6 से ज्यादा नोट मत करना, 6-7 बहुत है, ठीक है।
जितना ज्यादा, अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है तो ठीक है 7-8 नोट तक चल जाएंगे, अदरवाइज 6 नोट भी बहुत है, इनफ है। ये हो गया टोटल इनकम क्वेश्चन बैंक। हाँ, 7500 ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे किसकी, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कार ना। हाँ, तो ये सबका डेप्रिसिएशन है 50,000, 1900 और 50,250। यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस क्यों, माइनस ये डेप्रिसिएशन फॉर बुक प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर और बुक का मिला के कितना है दोनों का, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये भी चल जाएगा नोट में, नोट नंबर 5 में। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कैश पे नोट, पॉइंट नंबर 6, 1900 रुपीज यहाँ माइनस होगा। और डेप्रिसिएशन ऑन कार, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डेप्रिसिएशन ऑन कार इज इक्वल्स टू 50,250, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 80C वापस से पीपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो ईपीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है आपका, 1,00,000 रुपीज, ये यहाँ पे माइनस होगा। और ये नहीं लिखा है ना एनएससी वाला, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला 21,000, तो 1.5 लाख के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 52 नॉट लाइबल टू एडिट, और भी कुछ नहीं। एक बार चेक कर लो कि कोई पॉइंट जो है वो छूटा तो नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 39,43,000, देन योर ठीक है, तो अभी कुछ नहीं छूटा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी अपन क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। उससे पहले अपने को सिंगल हेड, इंडिविजुअल हेड का टोटल करना पड़ेगा। उससे पहले अपन टोटल करेंगे किसका, पीजीबीपी का। तो पीजीबीपी का जो प्लस माइनस करने के बाद जो टोटल है वो कितना आएगा, तो पीजीबीपी का आएगा आपका 39,43,000 प्लस 48,000 प्लस 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 7,500 माइनस 80,000 माइनस 21,000 माइनस 50,000 माइनस 1,900 माइनस 50,250 इज इक्वल्स टू योर आंसर इज 39,95,000, 39,95,350। This is your PGP, 39,95,350। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो टोटल है वो है 41,000। तो यहाँ पर आ गया आपका 41,000। तो टोटल जो आपका है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ये, तो ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी इज इक्वल्स टू दिस प्लस 41,000 इज इक्वल्स टू, अभी आया आपका 40,36,350। तो 40,36,350 ये आपका वो हो रहा है। अब अगर अपन देखेंगे इसमें डिडक्शन, तो 1,21,000 इधर माइनस होगा, 50,000 इधर माइनस हो जाएगा ये, और 10,000 जो है वो इधर माइनस हो जाएगा। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी टोटल इनकम आएगी आपकी -1,21,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 38,55,000, 38,55,350।
क्वेश्चन बनाते टाइम भी बीच बीच में आप लोग चेक कर लिया करो कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो दिस इज व्हाट योर इलस्ट्रेशन नंबर 6। आई होप ये समझ आया होगा, साथ साथ में जो लिखने का तरीका है वो भी आपको इजीली समझ आया होगा कि आपको कैसे जो है वो लिखना है। ठीक है ना, मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सी, नोट राइट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को सारे कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ बता दिए, नोट के रीजंस बता दिए, कुछ नहीं करना बट इंग्लिश में डाल के उसको कन्वर्ट करना है। और नोट लिखने में बच्चों की कोई गलती नहीं होती। मैंने पढ़ाने में टीचिंग एक्सपीरियंस में एक चीज आई है कि नोट लिखने में अभी तक जब हमने पहले क्लासेस में किया, रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह सारी चीजें सीख गए हो, कोई भी बच्चा जो है वो नोट लिखने में गलती नहीं करता है। ठीक है, तो नोट नंबर आप पहले मेंशन कर लो, लेकिन क्या नोट साथ साथ में लिखना है? नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज होता क्या है कि जब हम साथ में नोट लिखते हैं ना, तो पहले यहाँ पर ये लिखे, फिर एग्जॉस्ट, और जब आप साथ में नोट भी लिखते हो तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने को एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है? तो सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में लिख लेना ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद आंसर में आना है, नाम लिखना है, और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट मैंने सामने बुक में लिखा हुआ है उसको देख देख के पहले ट्रीटमेंट पूरे उतार लेते हैं, और फिर बाद में एक बार चेक करना है कि कुछ बच तो नहीं गया। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। एक बार पूरा चेक करना है कि कुछ बच तो नहीं गया, और उसके बाद टोटल मारना है, और फिर एक बार देखना है कुछ बचा नहीं, और आखिरी में जाके फिर आपको क्या लिखना है, नोट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कैलकुलेशन, क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, अब तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 nil for total income more than 2.5 lakh up to 5 lakh, परसेंट 5 और 12,500। उसके बाद टोटल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये क्वेश्चन, ये जो टाइम पास है हम लोग अभी इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट टैक्स अप टू 10 लाख 1,12,500 लिखेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो मैं भी लिख रही हूँ। ठीक है, फिर आपका टोटल इनकम मोर देन 10 लाख अप टू कहाँ तक, तो अप टू है आपका 38,55,000, 38,55,350, 350, 38,55,350। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? दोनों का डिफरेंस हो गया 18,55,000, नहीं 28 लाख और 18 लाख, 28,55,350 इंटू 30%। इसका आंसर आ जाएगा 8,56,605। ठीक है, टोटल कर देंगे अगर अपन तो 28,55,350 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इज इक्वल टू 9,69,105। तो 9,69,105। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैक्स हो गया 9,69,105 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50 लाख के अंदर है आपकी टोटल इनकम। 50 लाख तक होती तो नहीं होता, उससे ज्यादा होती तो सरचार्ज होता। 38,764 रुपीज टोटल कर देंगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू इंटू 4% प्लस इक्वल टू 10,07,000, 10,07,000 869। ठीक है, और राउंड ऑफ ₹2.10। कभी भी आप टैक्स को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं तो 10,07,000
870 रुपए का टैक्स जो है वो। ठीक है, तो अगर आप 38 लाख रुपए कमाते हो तो उसमें 10 लाख रुपए तो आपको टैक्स ही भरना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माय इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या बोलता है ये बोलता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। दिस इज रोहिणी, एज 63 ईयर्स, मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी हो गई, 3 लाख। Was born and brought up in New Delhi. She got married in Russia in 1997 and settled there since then. Since her marriage, she visits India for 60 days each year. हर साल कितने दिन के लिए आती है, 60 दिन के लिए आती है। During a summer break. The following are the details of her income for the previous year, 31 मार्च 2026। ये उसका वो है, ये सारे उसके इनकम है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस रोहिणी, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, assuming that she has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115BA। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन सोचते कैसे हैं, तो मैं फिर से आप लोग के लिए एक बार बेसिक में जा रही हूँ ताकि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चार्ट है वो यूज करने की आदत हो। सबसे पहले क्या पूछा रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, डज द क्वेश्चन गेट कवर्ड अंडर एक्सेप्शन, क्या वो बंदी एक्सेप्शन में आती है, यस और नो। क्या चेक करोगे, क्या वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई है ना, तो वो तो इंडियन सिटीजन होगी, उसके लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन होंगे। तो नो वाले में तो जाना ही नहीं, यस में जाना है। अब क्या बोलता है, अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है कि मोर देन 15 लाख है। तो इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है, 1+2+3। तो मैम 1+2+3 क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है 1+2+3 मतलब जो 4 टाइप की इनकम है, तो फर्स्ट है अप्रूव्ड इन इंडिया, सेकेंड है रिसीव्ड इन इंडिया, थर्ड है बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इन तीनों को मिला के क्या बनते हैं, आपका इंडियन इनकम। ठीक है, तो 1 2 3 मिला के जो आपका आंसर है वो 15 लाख तक आ रहा है, 15 लाख से ज्यादा आ रहा है। तो पेंशन रिसीव फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है बेटा, आपकी फोर्थ कैटेगरी, दैट इज अदर फॉरेन इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सेल ऑफ लैंड इन न्यू दिल्ली का है 1, अक्रूड इन इंडिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी वाज पेड बोथ एट टाइम एक्विजिशन एंड द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो ये 111 आ गया, कैटेगरी 1 आएगा। प्रीमियम पेड फॉर रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट रशिया, एटीसी बिल्कुल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस का है। रेंट रिसीव्ड इक्विवेलेंट टू एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली इज इज, हाँ ये कौन सी कैटेगरी है, तो न्यू दिल्ली है ना, तो न्यू दिल्ली इज 1। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी का है न्यू दिल्ली में, तो 1। ठीक है, तो 1+2+3 मिला के आपका आएगा 3 lakhs प्लस 60K प्लस 90K। ठीक है, तो ये 390 444 4.5 लाख, 4,50,000 मतलब लेस देन क्या है वो। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है, आप किस में आ जाओगे, तो आप आ जाओगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, तो आप इधर आ जाओगे इंडियन इनकम अप टू 15 लाख, 15 लाख से कम है, मतलब फर्स्ट एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा 182 डेज वाला। फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या बोलता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आप इंडिया में विजिट के लिए आते हो, तो अगर आप 182 डेज रहोगे तो इंडिया के रेसिडेंट बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। ठीक है, तो कभी भी जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, फर्स्ट एक्सेप्शन लिखना है, नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितने दिन रह रहे हो, इंडियन इनकम बतानी क्या है कैसा है, डिस्कस द फैक्ट एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो ऐसे तरीके से जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल इजी चले जाएगा। टोटल इनकम में आ जाओ और इलस्ट्रेशन नंबर किस में आ जाओ, 7 में आ जाओ। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6, अभी अपन आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। ठीक है, अब
क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला है आपको, तो आपको निकालने बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने बोला है भाई बंदी का क्या है, उसके बाद टोटल इनकम निकालने बोली है उसकी, और उसके बाद निकालने बोला है क्या, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, और वो भी शिफ्ट आउट कर ली डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो ऑप्शनल टैक्स रेजिम से निकलेगा। टोटल 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले तो वही निकालेंगे, उसके हिसाब से स्कोप ऑफ डिसाइड होगा, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगा। ठीक है, तो एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin who comes for a visit visit to India, who comes for a visit to India, having Indian income Indian income up to rupees 15 lakh। हैविंग इंडियन इनकम भी नहीं लिखना है यहाँ पर, आपको लिखना है हैविंग टोटल इनकम, हैविंग टोटल इनकम excluding excluding income from foreign source up to rupees 15 लाख will be said to be will said to be resident of India, will said to be resident of India if he stays for 182 days or more. If he stays for 1 or more in previous year। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बेसिक प्रोविजन। अभी आपने सबसे पहले क्या लिखा है, तो सबसे बेसिक प्रोविजन है ना, वो बस लिखा है। ठीक है, कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है वो अप टू क्या बोलते हैं, कितनी है, अप टू उतनी है। अल्टीमेटली 15 लाख से कम है। ठीक है, और ये जो है वो आपका क्या बोलते हैं, रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, तो ये 4.5 लाख से थोड़ा कम आएगा। ये आपका आफ्टर इंटू 0.7 इज इक्वल टू 63,000, तो ये आपका आएगा 63K इज इक्वल टू, तो 60 प्लस 63 इज इक्वल टू 123 प्लस 300 इज इक्वल टू 4,23,000। तो आपका जो आएगा वो आएगा 4,23,000। दैट इज योर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्सेज। फॉर इसकी बात चल रही भाई, मिसेस रोहिणी, मिसेस रोहिणी टोटल इनकम excluding income from foreign source, income from foreign source is equals to। ठीक है, सिंस एग्जाम में अगर ये 6-8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा लिख देना आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 3 लाख, और 60,000 किसका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 60,000, और हाउस प्रॉपर्टी में आएगा आपका 63,000। कैसे है 63,000, 90,000 इंटू 0.7। ठीक है, तो आपका आ गया टोटल में 4,23,000। सिंस दिस इज लेस देन सिंस दिस
is less than 15, since this is up to 15 lakh, up to 15 lakh, Mrs. Rohini will become non-resident of India since she does not stay for 182 days or more in प्रीवियस ईयर 25-26। कि प्रीवियस ईयर 25-26 में उसने कितना स्टे नहीं किया, 1 डे स्टे नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगी डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। तो रोहिणी जो है वो क्या बन चुकी है, नॉन रेसिडेंट। अब अपन क्या निकालेंगे, नॉन रेसिडेंट की इनकम। तो नॉन रेसिडेंट को क्या टैक्सेबल होता है, तो वो सिर्फ 1 और 2 टैक्सेबल होता है, 3 भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। तो टोटल इनकम ऑफ रोहिणी, टोटल इनकम ऑफ रोहिणी, पेंशन neither accrued nor received। सी अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब छोटा करने को, कि 6 नंबर का मैं कितना ही डिटेल में लिखते जाऊं मेरे को नंबर 6 ही मिलेंगे। तो इज इक्वल्स टू क्या है आपका, नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 112 का कैपिटल गेन है 3 लाख का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का है आपका 60,000 का। और आपका रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अपन एनएवी, तो एनएवी है मेरी 90,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये आपका आ जाएगा 27,000, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 63,000। तो जीटीआई हमारा आ जाएगा 4,23,000। ठीक है, 4,23,000 जीटीआई माइनस 80C जो हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पेमेंट रशियन गवर्नमेंट, रशियन पेमेंट किया है, कितना है आपका, तो आई थिंक इट इज 75,000, बट वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान रखना कि नॉट अलाउड अगेंस्ट स्पेशल इनकम, नॉट अलाउड अगेंस्ट स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में अलाउ नहीं होता है, तो ये स्पेशल इनकम है, ये भी स्पेशल इनकम है, सिर्फ ये नहीं है। तो 75,000 है, सो मैक्सिमम, सो मैक्स अलाउड इज इक्वल्स टू 63,000, कि 63,000 ही मैक्सिमम अलाउ हो सकता है। तो कितना है आपका 63,000, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे कितना 63,000, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका टोटल इनकम विच विल बी माइन 3,60,000। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सी नॉन रेसिडेंट के केस में स्पेशल इनकम पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एडजस्ट नहीं होती है। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू, तो 3 लाख इंटू, आपको डिटेल नहीं दी हुई पहले की, तो इंडेक्सेशन का कोई आइडिया है नहीं, 12.5% इज इक्वल टू 37,500। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो है वो आपका है कितना 20% की रेट से, तो 60,000 इंटू 20%, 15 से 20 हो गया है, तो कितना आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, और बाकी तो 63,000 जब माइनस हो चुका है, तो 3,60,000 टोटल टैक्स, टोटल टैक्स कितना आ गया आपका 49,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन एट द रेट ऑफ 4%,
नॉन रेसिडेंट है करके रिबेट नहीं मिल रही, अगर नॉन रेसिडेंट होता तो रिबेट भी मिल जाती। ठीक है, तो 1980 टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 51,480, तो 51,480। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज माई इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले क्या पूछा था, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो मैंने उसका पहले प्रोविजन लिखा, ये बताया कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर यहाँ पर लिखा। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और मैं इसको फॉर्मेटिंग करती, ये करती, वो करती, आंसर तो सही आ गया है ना। और फॉर्मेटिंग कर लेती, सब कुछ कर लेती, नोट भी लिख देती, नंबर तो 6 ही मिलने हैं। ठीक है, तो जहां पर थोड़ा सा आपको नंबर पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। और ये जनवरी 2021 में आया था, तो आई थिंक 5 साल पुराना ही है, बहुत पुराना जो है वो क्वेश्चन नहीं है। बहुत पुराने क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे भी नहीं, सिर्फ रेलेवेंट जो है वो रखे हैं। नोट में आप क्या लिखोगे, तो नोट में आपको लिखोगे नहीं भी तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली बात तो नॉन रेसिडेंट को स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं मिलती, कि उनको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं मिलेगी, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलती। अगर ये दोनों मिलता तो उस केस में तो इसका आंसर जो है वो 0 हो चुका होता। आई होप आई एम क्लियर। एक बार देख लो, समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ। हाँ, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन एनी टाइम रटना नहीं है, सॉल्व करके जो है वो आगे 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 बढ़ते जाना है। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स बना लिए हैं, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है नहीं टेलीग्राम में नहीं होगा, जो आपके क्या बोलते हैं, जो जो आप जिस लोगों ने बुक परचेज किया उनका जो ग्रुप है, उनके जो ग्रुप है उसमें डेफिनेटली जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैशन बैंक अब बनाएंगे किसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो द वीडियो ना। क्या बोलता है ये, मिसेस मितुल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 64 ईयर्स। ठीक है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है वो आपकी कितनी है, 3 लाख। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में अपन लोगों ने टैक्स लाइबिलिटी नहीं निकाली है क्या, कि निकाली है, निकाली है, निकाली है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख। इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर है। शी रन्स हर ओन क्लिनिक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिसेस मितुल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 इज एज अंडर। तो ये पीएनएल अकाउंट है उसका। ठीक है, अब क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। कंसल्टेशन फीस उसकी बिजनेस इनकम है। सैलरी रिसीव फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल, तो ये तो सैलरी हेड में जाना चाहिए ना, तो इसको माइनस करेंगे, इसको लिखेंगे सैलरी। ठीक है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सीधा हाउस प्रॉपर्टी लिखो और -30% लिख दो ताकि अब भूलो ना स्टैंडर्ड डिडक्शन देना। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, यहाँ से माइनस करो अदर सोर्सेज। और इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सैलरी टू स्टाफ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कन्वेंस, पावर, फ्यूल, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जाता है 24B में। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ऐड होगा और उसके बाद माइनस होगा कहाँ पर, 24B में। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, या पहले ऐड होगा बाद में जाएगा 80E में माइनस होने। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च नोटिफाइड एंड अप्रूव अंडर सेक्शन 35, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है आपका 8,56,000। ठीक है, शी इज वर्किंग पार्ट टाइम विद ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड हैज सैलरी डिटेल एज फॉलोज। तो ये जो है ना सर, उसका क्या है, सैलरी हेड है। ठीक है, क्या बोलता है ये, शी इज वर्किंग ट्रू केयर हॉस्पिटल, सैलरी डिटेल, बेसिक पे 13,000 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट है 2,000 पर मंथ, टोटल हो गया 15,000 पर मंथ। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 her son has undergone a medical treatment in True Care Hospital Private Limited free of cost. The hospital would have charged a sum of 60,000 for similar treatment to unrelated patients. ठीक है, बट उसको फ्री में ट्रीटमेंट, उसके बेटे के लिए फ्री में ट्रीटमेंट जो है वो किया होगा। तो ये काइंड ऑफ क्या है,
परक्यूजिट है ना उसके बेटे के लिए, फ्री ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल। बट अगर फ्री ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल है तो क्या वो टैक्सेबल होता है? नहीं होता। तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, कहीं और का हॉस्पिटल होता तो टैक्सेबल होता। ठीक है। अब सैलरी 1,80,000 लिखी हुई, यहाँ पे 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 करते हैं तो क्या 1,80,000। ओके, तो सेम जो डिटेल दी गई है उसका क्या दिया हुआ है? ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू 50,000, क्योंकि ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। ठीक है, ठीक है, तो ये सैलरी और स्टैंडर्ड डिडक्शन और कोई डिडक्शन कहीं पर नहीं मिलेगी। शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, एक घर है उसके पास। ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर while the first floor has been rented out since 1st October 2025. ठीक है, the reconstruction of the house started on 1st April 2025 and was completed on 30th September 2025. The monthly rent is 10,000. The tenant also pays 3,000 as power backup charges. तो ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। ठीक है, तो जो 10,000 रुपए का मंथली रेंट है वो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। 3,000 रुपए कहाँ जाएंगे? उधर जाएगा। नाउ शी टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख ऑन 1st April 2025. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक 60,000, एंड फॉर 1 अक्टूबर से लेके यहाँ तक कितना है? 40,000। ड्यूरिंग द ईयर शी ऑल्सो पेड म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 5,000 एंड फॉर 25-26 इज 5,000। ठीक है, अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस बंदी के पास क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 8। पेज नंबर जो है वो क्या है? 123। ठीक है, तो उसके पास एक घर है। घर जो है वो 2 पार्ट में है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है वो ग्राउंड फ्लोर है और ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो आपको पता है, सिर्फ अपन क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अपन बस लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? 60,000 एंड 40,000, टोटल मिला के कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 1 लाख। 1 लाख पूरे घर का, याद रखना, डिवाइडेड बाई 2, हाफ, इज इक्वल्स टू हाउ मच? 50,000। 50,000 है, बट मैक्सिमम ₹30,000 फॉर व्हाट? रिपेयर। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर आप रिपेयर करा रहे हो किसका? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, तो उस केस में हम आपको मैक्सिमम कितना अलाउ करते हैं? तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे? 30,000। ठीक है, तो ये घर का क्या चल रहा है? रिपेयर चल रहा है। ठीक है, घर का क्या चल रहा है? रिपेयर चल रहा है। घर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब घर का रेनोवेशन हुआ है, बेसिकली घर पूरा बना नहीं है। अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आएगी? तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है बेटा? 10,000 रुपए। मंथली रेंट कितना है? 10,000। तो हमारा कितना आ गया? 10,000। लेकिन ये जो घर हमारा बन के तैयारी कब हुआ? 1 अक्टूबर से। हमने किराए में कब दिया? 1 अक्टूबर से। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? 6 मंथ। तो कितना हो गया आपका? 60,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस टोटल में हमने कितना पटाया है? 5,000 और ये 5,000, टोटल में कितना पटाया है? 10,000। तो 10,000 जो है वो पूरे घर का पटाया है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इस एलओपी साइड का कितना हो जाएगा? 5,000। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 55,000। ये हो गया, ये मेरा आ गया एनएवी। अब एनएवी में से माइनस करूंगी मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 55,000 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो 55,000 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 16,500। 16,500 माइनस इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट कितना है आपका 50,000 और एलओपी में पूरा अलाउ हो जाता है। तो इधर लॉस कितने का आ गया, माइनस इक्वल टू माइनस 55,000। तो इज इक्वल्स टू लॉस आ गया है हमारा एक मिनट 55,000 माइनस 16,500 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 11,500। तो यहाँ पर हमारा लॉस आ गया है 11,500 का लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट फ्लोर का जो लॉस है वो कितना आएगा 11,500। ग्राउंड फ्लोर जो एसओपी है उसका लॉस कितना आएगा 30,000। और ये क्या है आपका एलओपी। ठीक है, तो एलओपी का कैलकुलेशन जो है वो इधर हुआ है और एसओपी का जो है वो इधर हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन को रिकन्फर्म करने की कोशिश करती हूँ कि शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, while the first floor has been rented out from 1st October। तो अल्टीमेटली 1st October से किया है, मतलब 6 महीने के लिए किया है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस स्टार्टेड फ्रॉम 1st April, मतलब अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने के लिए, क्या सॉरी सितंबर 30 सितंबर 6 महीने तो रेनोवेशन चल रहा था ना घर का, और 6 महीने हमने क्या दिया रेंट पे दिया हुआ है घर। मंथली रेंट कितना है 10,000। टेनेंट 3,000 क्या पे करता है, पावर बैकअप चार्जेस, जो कहाँ टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये कि शी टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख फ्रॉम 1st April 2025, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो रेनोवेशन के टाइम का कितना था 60,000, और आफ्टर रेनोवेशन कितना था 40,000। हम पूरा एक साथ लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप इसमें प्री कंस्ट्रक्शन या पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मत लगाओ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं है रेनोवेशन है। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो क्या बोलते हैं प्रोविजन है वो तब एप्लीकेबल होते हैं जब वहां पर जो है घर का आपको पूरा का पूरा घर बन रहा हो। यहाँ पर घर बन नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ रेनोवेशन हो रहा है। तो प्लीज प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन का दिमाग में मत लगाओ। रेनोवेशन के टाइम पे बोलते हैं इंटरेस्ट 60,000 था, रेनोवेशन के बाद 40,000 था। हमारे लिए टोटल इंटरेस्ट कितना है 1 लाख। तो हमने किसके हिसाब से लिया है 1 लाख के हिसाब से कि 1 लाख डिवाइड बाई 250,000, बट रिपेयर में कितना अलाउ होता है रेनोवेशन में 30,000, तो 30,000 ही अलाउ होगा। और यहाँ पर 6 महीने का रेंट माइनस एलओपी जो है वो कितने, एलओपी खुद 50% एरिया है, तो 10,000 रुपए में से 5,000 किसका होगा एलओपी का होगा। एनएवी आ गया 30%, ये इंटरेस्ट 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका लॉस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज क्या आएगी और, तो एक चीज आपके और आएगी, एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी 6 महीने का जाएगा, तो 3,000 इंटू 6 मंथ इज इक्वल टू 18,000। तो 6 कम 6 6 दिन 12 खेती 18,000 रुपए वहां टैक्सेबल हो जाएगा। वहां पे कुछ खर्चे की बात नहीं की गई, इसलिए अपन कुछ भी नहीं लिख रहे। आई होप आई एम क्लियर। यस, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, conveyance expense include a sum of 12,000 incurred for conveyance from a house to True Care Hospital and vice versa in relation to her क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ऊपर में जो कन्वेंस दिया हुआ है, अच्छा ये कन्वेंस जो है उसमें से 12,000 का जो कन्वेंस है वो लगा हुआ है उसके मतलब कि सैलरी वाले उससे, मतलब 12,000 का कन्वेंस हॉस्पिटल में जाने में लगा, तो टेक्निकली तो ये सैलरी हेड में जाना चाहिए, यहाँ जाएगा क्या नहीं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे 12,000 रुपीज को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लिनिक से रिलेटेड जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ 6,000 incurred for generation fuel for providing backup to the tenant। अब पावर बैकअप चार्जेस को कितने मिल रहे थे 3,000 रुपीज मिला ना उसको, 3,000 रुपीज पर मंथ। हाँ 3,000 पर मंथ 18,000 रुपए मिला। तो ये अपन क्या करेंगे, तो ये अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस करेंगे 6,000 रुपीज। पावर बैकअप चार्जेस में से 6,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हर हाउस। तो 10,000 रुपए उसका घर का म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का आइटम है। तो ये अपन 10,000 रुपीज जो है वो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का आइटम है, ये क्या बोलते हैं क्लिनिक से रिलेटेड नहीं है। क्लिनिक इक्विपमेंट डिटेल्स आर ओपनिंग WDV ऑफ द क्लिनिक इक्विपमेंट एज ऑन 1/4/25 वाज 1 लाख। फ्रेश परचेज 28 अगस्त हुआ है 25,000 विच वाज पेड इन कैश। तो इसका तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
1 लाख पे आपको 15% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15,000। और कुछ दिया हुआ है ऊपर में? नहीं, तो अपन कुछ भी, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 15,000, ठीक है। शी ऑल्सो पे ट्यूशन फीस ऑफ 40,000 फॉर अ ग्रैंड डॉटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ग्रैंड डॉटर एनी वन हु इज डिपेंडेंट ऑन हर एंड विच हैज बीन डेबिटेड टू हर, तो पहली बात तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना? ऐड करेंगे 40,000 रुपीज प्लस, क्योंकि वो रिलेटिव में नहीं आती, एटीसी में रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती, नॉट अ रिलेटिव, इसका नहीं अलाउ होगा, तो वहां पर एटीई नहीं मिलेगा। She availed a loan of 8 lakh from bank for higher education of her son. She repaid the principal of 50,000, interest of 26,000 during the previous year 25-26। 8 लाख का लोन लिए तो 80 में रिडक्शन मिलेगा कितना? 26,000 का। आई होप आई एम क्लियर। हमने सारी चीजें लिख ली है। टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है 26-27 का, अज्यूमिंग ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड इन सेक्शन 105 BA। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन तो है 8, ठीक है। अभी हम चालू कर रहे हैं टोटल इनकम का कैलकुलेशन, इसको कर देते हैं ऊपर। हाँ, ठीक है। तो क्या निकालना है? तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हेडवाइज शुरू करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बिल्कुल एक चीज कर सकते हो कि एक पेज में 2 ही हेड लिखें, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या? पीजीबीपी, ठीक है। पीजीबीपी को अगर एक पेज में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन लेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। क्या कैपिटल गेन है क्वेश्चन में? नहीं, तो सीधा आ गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसकी इनकम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो भी आपकी डिडक्शन है, फिर आपका आ जाएगा क्या? टोटल इनकम। और नीचे अपन ले लेंगे क्या? टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि वो भी निकाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी लिख दिया है कि ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी लिखा है, बट यू डोंट डू दिस, यू राइट कंप्यूटेशन ऑफ दिस 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 फॉर मिस्टर दिस अंडर दिस रिजीम फॉर दिस असेसमेंट, ये सब चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, इस सैलरी की इनकम जो है वो कितनी आएगी? सबसे पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन रीड करना कि क्वेश्चन के क्रेडिट साइड से सैलरी फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल, और ये नोट 1 नंबर 1 से भी रिलेट करता है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो पहली बात पीजीबीपी के माइनस साइड में है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना है? 8,59,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8,59,000 पीजीबीपी का प्रॉफिट है। लेस कर लेंगे सैलरी, सैलरी जो है वो कितनी है? 1,80,000। अब साथ में ऊपर क्या लिखा हुआ है? सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, तो सैलरी हेड में डिटेल्स दी गई है उसकी कि क्या टैक्सेबल होगा, तो उसका लिया हुआ है बेसिक प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेसिक पे इज इक्वल्स टू हाउ मच? 13,000 पर मंथ इंटू 12, कितना आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 1,56,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड ना, हाँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है हमारा 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 24,000, एंड दिस इज योर फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी ये क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी सिंस इन एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सिंस इन एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हो गया। टोटल अगर मैं इन दोनों का कर दूंगी, इन लोग का कर दूंगी, तो ग्रॉस सैलरी मेरी आ जाएगी 1,80,000। ठीक है, जितना हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, माइनस किया था, ग्रॉस सैलरी हो गई माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना है बेटा आपका, 50,000, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1,30,000। तो टैक्सेबल सैलरी आपकी आ गई है 1,30,000, 1,30,000। ठीक है, तो सैलरी हेड की इनकम हमने बाहर लिख दी है। अब मैं इसके क्रेडिट साइड में देखूं तो क्या आ रहा है, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी रेंट कितना है आपका, 78,000। तो पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन कहाँ टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सी यहाँ पर अब हमारे पास ऑलरेडी 2 था, हम लोगों ने ये बना लिया था, तो यही जो है वो हम लोग को बनाना है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी हम किसका ले रहे हैं, एलओपी का ले रहे हैं। एलओपी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू 10,000 into 6 is equals to how much, 60,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अगर अपन लेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 जो एलओपी साइड का है वो है 5,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा एनएवी दैट इज माय 55,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, 16,500, 16,500। और फिर यहाँ पर कर लेंगे क्या, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 1 लाख था इंटू 50%, क्योंकि सिर्फ एलओपी पोर्शन का है तो अपन ले लेंगे 50,000। दोनों को आप जब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू हाउ मच, 11,500 का क्या है, लॉस है। अब अपन ले लेंगे एसओपी। एसओपी में सिर्फ आता है क्या, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000 हो गया, बट मैक्सिमम अप टू 30,000 फॉर रिपेयर। रिपेयर के लिए कितना लेते हैं अपन, इतना ही लेते हैं। तो अपन कितना हो जाएगा 30,000, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे 30,000 का लॉस है। तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 11,500 प्लस 30,000 का लॉस इज इक्वल टू 41,500 का लॉस आ गया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल में जो है वो है 41,500। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फिर नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, डिविडेंड। अभी और पीएल के क्रेडिट साइड में ही है, तो आपका कितना है 10,000। तो 10,000 रुपीज यहाँ माइनस होगा, द सेम टाइम वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में डिविडेंड के नाम से। और क्या है, फॉरेन कंपनी से मिला है 10,000 रुपीज। उसके बाद डेबिट साइड में अगर आप देखोगे तो सैलरी, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है आपका 1 लाख। तो ये ऑलरेडी डेबिट हुआ है, लेकिन इसको अच्छा इधर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख रुपए ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है वो 80E में अलाउ होता है 26,000। तो 26,000 क्या बोल रहा है, अवेल द लोन ऑफ दिस, जिसमें उसने इंटरेस्ट पे किया 26,000 का, 26,000 रुपए ऐड हो गया है। तो ये सेम चीज अब 80E में यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 80E, 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट कितना है 26,000 रुपीज रिडक्शन मिल जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है
उसको हम लोगों ने पहले क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। इसको क्या किया, पहले यहाँ पर ऐड कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को भी पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, हमने हाउस प्रॉपर्टी का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80 में भी लिख दिया है, और कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो हम लोगों ने जो पीएल का जितना इन्फॉर्मेशन था उतना कर लिया। नाउ कमिंग टू योर पार्ट वन में हम लोग को सैलरी दिया था, बेसिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस 13,215, और मेडिकल सर्जरी में 60,000 लगा, वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट था क्या क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन बैंक में 50,000 रुपए हमने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिए, हो गया। फिर सेकेंड वाले केस में अपन लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पावर बैकअप चार्जेस टैक्सेबल करने हैं, तो यहाँ पर अपन लेंगे पावर बैकअप चार्जेस। पावर बैकअप चार्जेस, तो 3,000 इंटू 6 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 18,000, ठीक है। 18,000 माइनस एक्सपेंस इनकर्ड, तो आपका जो एक्सपेंस इनकर्ड है वो कितना है, 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज एक्सपेंस इनकर हुआ है, तो 6,000 रुपीज यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर टैक्सेबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टैक्सेबल होगा 18 माइनस 6, 12, तो टैक्सेबल होगा 12,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब अदर इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट कन्वेंस है 12,000 का, तो उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो क्लिनिक से रिलेट नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कन्वेंस। एक्सपेंस नोट डालना चाहे तो डाल सकती हूँ, 12,000 रुपए ऐड होगा। अब पावर एंड फ्यूल भी अदर सोर्सेस का है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। पावर एंड फ्यूल में 6,000 रुपए जो उसका है, जो अपन लोगों ने अभी माइनस किया है वो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में 10,000 है म्युनिसिपल टैक्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा 10,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्सेस वाला। उसके बाद ओपनिंग डीवी क्लिनिक का कितना है, 1 लाख फ्रेश परचेज है, 25,000 रुपए कैश पे हुआ है तो उसका नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, 1 लाख पे डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 15% इज इक्वल्स टू कितना, 15,000, तो 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस ऑफ ग्रैंड डॉटर, सी ट्यूशन फीस कहाँ होता है, एटीसी में, बट चिल्ड्रन के लिए अलाउ होता है, तो एटीसी ट्यूशन फीस नॉट अलाउड, ट्यूशन फीस नील कर देंगे, इसके लिए अपन नोट जो है वो डाल देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एटीई, तो 26,000 वो अपन लोगों ने लिख लिया, उसके अलावा कुछ है क्या, नहीं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। एक बार आप फिर से चेक कर लो कि उसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या। तो अपन टोटल कर लेंगे अब। तो यहाँ पर आपका आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी 1,30,000, हाउस प्रॉपर्टी का आ गया इतना, पीजीबीपी का आ गया है। तो पीजीबीपी का अभी अपने को इनकम निकालनी पड़ेगी, तो पीजीबीपी की जो इनकम आएगी आपकी, आप भी कैलकुलेट कर लिए अपनी तरफ से और मुझे बताइए कितना आएगा। 8,59,000 प्लस 1,26,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 माइनस 1,80,000 माइनस 78,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 7,30,000। तो पीजीबीपी आ गया आपका 7,30,000 और 7,30,000। सी अब इतना गैप छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोंट डू एनीथिंग, कोई स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, 7 लाख अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर। अब आईएफओएस में आपका टोटल, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टोटल जो है वो आएगा 22,000 रुपए, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 22,000, 22,000। अब मैं ले लूंगी क्या, जीटीआई, तो जीटीआई अपना आ जाएगा सबका टोटल, ये सैलरी में से माइनस हो जाएगा, तो 1,30,000 माइनस 41,500 प्लस 7,30,000 प्लस 22,000 इज इक्वल टू 8,40,500, तो आपका आ गया है 8,40,500 रुपए।
माइनस ट्यूशन फीस नील, और ये आपका है 26,000। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, तो -26,000 इज इक्वल्स टू 8,14,500। 8,14,500 आपकी टोटल इनकम आ गई है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, टैक्स लाइबिलिटी। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो आपकी कितनी है, 3 लाख। ठीक है, तो टैक्स ऑन 10 लाख जो है वो कितना रहेगा आपका, 1,10,000। नहीं, लेकिन 10 लाख को तो टैक्स चाहिए नहीं, आपको सीधा सीधा इस पे चाहिए। 3 लाख बेसिक एग्जामेशन लिमिट है, 3 लाख चलेगा, 2,10,000 और 5, 3, 8, 3,14,500 माइनस 5 लाख इंटू 0.2 प्लस 10,000, 72,900। तो टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 72,900। कैसे निकालते हैं, बेसिक एग्जामेशन 3 लाख है। नेक्स्ट 2 लाख पे आपका आएगा कितना, नेक्स्ट 2 लाख पे 5% आएगा 10,000, और बैलेंस क्या बोलते हैं आपका बच गया कितना, 3,14,000। 3,14,500 इंटू 20% इज इक्वल टू कितना है आपका, -10,000 इज इक्वल टू 62,900। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 62,900 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज इक्वल टू 72,900 इंटू 4% इज इक्वल टू 2,916। तो टोटल हो गया आपका 75,816। ठीक है, और राउंड ऑफ करेंगे अपन 10 के मल्टीपल में, तो आपका आंसर आ जाएगा 75,820। आई होप आई एम क्लियर। यस, सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। 3-4 नोट लिखने हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, 2 आप अपनी चॉइस से और कहीं पर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने 2-3 पेज में सॉल्व किया है। जल्दी सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, सही सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। कितने पेज में कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा भी सकते हैं और इसको नए पेज के लिए ऐड भी कर सकते। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, क्या बोलता है ये, मिस्टर जगदीश एज कितनी है, 62 ईयर्स। तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 3 लाख। ठीक है, सेटअप अ बिजनेस इन थाईलैंड एंड इज रिसाइडिंग इन थाईलैंड सिंस लास्ट 20 years. He owns a house property in Bangkok, half of which is used as resident and half is given on rent. Such rent received converted into INR is 6 lakh. The annual value of the house in Thailand is 50 lakh converted into INR. ठीक है, he purchased a flat in Pune in financial year B21 and also given on monthly rent of 27,500 since 1 July 2024. The annual property tax of Pune flat is 40,000 which is paid by मिस्टर जगदीश व्हेन ही कम्स टू इंडिया। तो जब वो इंडिया आता है तो वो पे कर देता है। ठीक है, मिस्टर जगदीश लास्ट विजिटेड इंडिया इन जुलाई 2024 एंड ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेज ऑफ पुणे फ्लैट अमाउंटिंग टू 15 लाख। द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फाइनेंशियल 25-26 वॉज 84,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब 24B। तो ये आपका क्या है, 24B है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन मार्च 2000 क्वार्टर हैज नॉट बीन पेड बाय मिस्टर जगदीश। कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज द हाउस इन जयपुर व्हिच इज सोल्ड इन मई 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस ही रिसीव्ड अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ क्या बोलते हैं ऑफ 96,000 इन फरवरी 2026 नॉट टैक्स अर्लियर। तो 96,000 इंटू 70%, क्योंकि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। 67,200। He derived some income during final purchase service is as follows। की और इनकम है, थाईलैंड की इनकम 4th कैटेगरी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी 45,000, 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो 4th भी है और अदर 2 भी है। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल गिवन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और नियरली 5 लाख डिपॉजिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर काठमांडू। तो इंडिया से ही तो हुई है ना, 1।
to compute the total income of Mr. Jagdish for suspended 26 is chargeable to tax in India assuming he satisfies the option 15 out of default tax regime. टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालनी है, लेकिन टोटल इनकम निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो लेट्स फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। सिंस जगदीश जो है वो पिछले 20 साल से इंडिया में है, क्या वो इस साल भी इंडिया आया है क्या? नहीं आया, ठीक है। और तो वो जो है वो कौन से क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, तो नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। अब नॉर्मल प्रोविजंस जो है वो क्या बोलते हैं कि 182 डेज या तो 60 प्लस 120, तो एक दिन भी नहीं आया, तो अल्टीमेटली वो बंदा है क्या, इंडिया का नॉन रेसिडेंट, ठीक है। वो बंदा जो है वो क्या है, इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट है, तो अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इनकम, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे इलस्ट्रेशन नंबर जो है किसमें, एक सेकेंड, we will be going with the simple one first, that is what your illustration number 9 page number 124, residential status and total income, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहले अपन क्या लिखेंगे, बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। आपको बेसिक कंडीशन दोनों लिखनी पड़ेगी, नॉट सेटिस्फाइड तो वो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है जिसमें पहले आप बेसिक कंडीशन लिखते हो फिर बताते हो कि ये तो एक दिन भी इंडिया में स्टे नहीं किया है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का, तो अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालनी है टोटल इनकम। टोटल इनकम के लिए अब अपन ये वाला पेज ले रहे हैं, टोटल इनकम। अब नॉन रेसिडेंट की टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसके पास क्या है, तो उसके पास है हाउस प्रॉपर्टी इन बैंकॉक, हाफ ऑफ विच इज रेसिडेंट, हाफ वाज गिवन ऑन रेंट, और उसका जो क्या बोलते हैं रेंट रिसीव्ड कितना है, 6 लाख है। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज हाउ मच, 50 लाख रुपीज, ठीक है। अब सिंस ये घर जो है वो इंडिया के बाहर है, तो ना वो अक्रूड इन इंडिया है ना वो रिसीव्ड इन इंडिया है, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी इन बैंक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी इन बैंकॉक, हाउस प्रॉपर्टी इन बैंकॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा नील, नीदर अक्रूड इन इंडिया नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, नीदर अक्रूड इन इंडिया नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ही हैज अ फ्लैट इन पुणे, पुणे में उसका फ्लैट है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से है, मंथली रेंट पे दिया हुआ है 27,500, 1 जुलाई 2024 पिछले साल से दिया हुआ है। एनुअल फ्लैट का जो है वो 40,000 है, बट वो बंदा आता है तो पे करता है, अब आया ही नहीं 20 साल से तो क्या पे किया होगा, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और वो लास्ट जुलाई 2024 में पे आया था, ठीक है। अभी अपने को इस साल तो नहीं आया है, तो इस साल तो कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। और ये है फ्लैट का क्या बोलते हैं, 15 लाख का लोन है, टोकन लोन फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, परचेज ऑफ फ्लैट 15 लाख, इंटरेस्ट जो है वो कितना है 84,000, और कुछ दिया हुआ है नहीं। इंटरेस्ट जो मार्च का पे नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट ऐसे भी अलाउ कर देते हैं। और ये जो है वो क्या है, अरियर्स ऑफ रेंट है, ये भी टैक्सेबल होगा 67,000 का, ठीक है। यहाँ तक अपन लोगों ने देख लिया है। तो नाउ कम टू रेंट रिसीव्ड इन पुणे, GAV इज इक्वल टू 27,500 इंटू 12, कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया है 3,30,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नील, क्योंकि तो बंदा इंडिया में आया ही नहीं तो पे नहीं हुआ है। तो आपका जो NAV है वो कितना हो गया, 3,30,000,
3,30,000 का NAV हो गया है, -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो आपका आ जाएगा 99,000, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 84,000 ड्यू बेसिस पे अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस कर दोगे दोनों को तो आपका 30%, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और ये 84,000, और कुछ दिया क्वेश्चन में नहीं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,30,000 माइनस 99,000 माइनस 84,000 इज इक्वल्स टू 1,47,000, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,47,000। फिर अरियर्स ऑफ रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट कितना मिला था आपको, अरियर्स ऑफ रेंट 96,000, 96,000 माइनस 30% माइनस करेंगे 28,800, तो कितना आ गया, माइनस करने के बाद आ गया आपका 67,200। तो ये और ये टोटल करके कितना आ जाएगा आपका 67,200 इज इक्वल टू 2,14,200, 2,14,200, ठीक है। नाउ कम टू योर दिस, yes derive some other income for financial year 25-26 are as follows, profit from business in Thailand is 2,75,000, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड, तो थाईलैंड में है तो थाईलैंड में टैक्सेबल होगा, 1 2 नहीं है 4 है। इंटरेस्ट इन बॉन्ड्स ऑफ अ जापानीज कंपनी 45,000, जिसमें से रिसीव कितना हुआ है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ आधा, तो आपको जापानीज बॉन्ड का आधा टैक्सेबल होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ जापानीज कंपनी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ जापानीज कंपनी, तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ जापानीज कंपनी कितना है 22,500, क्योंकि आधा मिलेगा, और यहाँ पर कितना है क्वेश्चन बैंक में 45 का आधा कितना है 22,500, ठीक है। और इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड, इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड, ऑर्किड का 5 लाख, तो ये भी फर्स्ट में है तो टैक्सेबल हो जाएगा, टोटल हो गया 5,22,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,22,500। कोई डिडक्शन दिख रही है क्या, नहीं, तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली लिख देंगे टोटल इनकम इज इक्वल्स टू हाउ मच, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 7,36,700। आई होप आई एम क्लियर, दिस इज व्हाट योर इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज, ठीक है, बहुत इजी है, बट आपको वही कि आपको रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट इज मिसेस बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज मिसेस बाबू, एंड देन 11, ये तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, फिर 12th जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो नाउ प्लीज कम टू योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मिसेस बाबू working as a journalist with ABC Limited provide the following information for the year ended 31 मार्च 2026, most of the things if you see, तो अगर आपको लगेगा तो सैलरी हेड का ही दिख रही है चीजें, ठीक है। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ इंटू 12 कितना आ गया, 3 लाख रुपए, ठीक है। 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 1.5 लाख रुपए, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 80C, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख का 20% इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अबव 12% टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, फिर डिडक्शन मिलती है 80CC-D में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ अकाउंट 15% पर एनम, ठीक है।
तो इंटरेस्ट आरपीएफ है आपका 15% है, तो ये आपका अबव 9.5% टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अरियर्स ऑफ रेंट, तो ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, -30% डिडक्शन मिलेगी बस। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट अदर सोर्सेज 80 TTA, नॉट अ सीनियर सिटीजन ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अदर सोर्सेज फ्रॉम कोल इंडिया 12,040। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेजर डॉटर बाय चेक, तो क्या दिक्कत है? मेजर डॉटर अज्यूमिंग शी इज डिपेंडेंट ऑन हर, क्योंकि ये तो डिपेंडेंसी का केस है। एक मिनट, मेडिक्लेम 80D, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो अज्यूमिंग वो डिपेंडेंट होगी, तो इसलिए हम लोगों ने 80D में लिया है। अटल पेंशन योजना 80C, सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट 80C। ABC Limited has taken a residential house of Mrs. Babu as company's guest house, later purchased her from her in year 2023 at market of 75. Purchase cost was 10 lakh. तो capital gain, तो 2023 में परचेस किया, तो अभी कैपिटल गेन क्यों आएगा? तो अभी कोई कैपिटल गेन जो है वो नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर अगस्त 2025 मिसेस बाबू हैज लॉस्ट हर गोल्ड चेन डायमंड रिंग शी हैज परचेज्ड इन 2004 फॉर 1,13,000, मार्केट वैल्यू 2.5 लाख, मिला है कॉम्पनसेशन 3,80,000। 3,80,000 माइनस इंडेक्सेशन तो अब होता नहीं है, 1,13,000 इज इक्वल्स टू जो भी होगा वो उसकी इनकम हो जाएगी। कंप्यूट टोटल इनकम, डिफरेंस आ जाएगा आप 380 माइनस 13, 2,67,000 ना, तो 2,67,000। टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, assuming that she exercise the option of shifting out of default tax regime provided in section 15BA C और CIA की तो कोई जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर इलस्ट्रेशन नंबर 12, और क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। भगवान से दुआ करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए आप लोगों के। टोटल इनकम, इलस्ट्रेशन नंबर 10, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर इज 10वें का पेज नंबर 124। क्या निकालनी है? टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है क्या? नहीं, सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेसिक सैलरी, तो हमें हम लेंगे क्या? बेसिक सैलरी इज इक्वल्स टू हाउ मच? 25,000 पर मंथ है, इंटू 12, 12 महीने की आपकी सैलरी होगी, तो इंटू 12 कितना हो गया आपका? 3 लाख रुपए, प्लस डीए इन टर्म्स कितना है आपका? डीए इन टर्म्स है 50%, तो 3 लाख इंटू 50% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए, तो आ गया 1,50,000। अब नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 80C में जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कितना है? तो एक्चुअल है आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 60,000 एक्चुअल है। और क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अबव आपको कितना? 12% तक। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% तक एग्जाम है, 12% से ऊपर टैक्सेबल है। तो एक्चुअल ये है -12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स।
तो इतना एग्जाम्प्ट होता है, तो बेसिक सैलरी होगी 4.5 लाख, तो 12% ऑफ 4,50,000 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4,50,000 इंटू 12% इज इक्वल्स टू 54,000। 54,000, तो 54, 20 लाख, 20% माइनस 12% ऑफ 3 लाख प्लस 75,000। तीन, मैं क्यों 4.5 लाख, तो 1.5 लाख तो है। और ये क्या बोल रहा है? बेसिक प्लस, अच्छा, डीए इन टर्म्स जो है वो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसका 50% है। मैंने पूरे को डीए इन टर्म्स ले लिया है। नहीं, डीए इन टर्म्स जो है वो कंट्रीब्यूशन का 50% जो है वो डीए इन टर्म्स है। तो 3 लाख कितना हो जाएगा? 75,000। तो 12% ऑफ 3,75,000 इंटू 12% इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 45,000। 45,000 हो गया। तो 45,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल कितना होगा? 15,000। आई होप इट इज क्लियर। सी, सबसे पहले अपन लोगों ने लिया बेसिक सैलरी डीए। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 12% तक एग्जाम्प्ट रहता है, बट 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए टर्म्स। अब यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी 3 लाख है, और जो डीए है वो आपका है कितना? 50% ऑफ बेसिक पे डीए, बट इसका 50% डीए इन टर्म्स है। ठीक है, तो 3,75,000 आ गया, 3 लाख ये 75,000 डीए इन टर्म्स। तो ये आप 3,75 का 12% अपन माइनस कर दिया तो आ जाएगा कितना? 15,000। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है आपका कि इंटरेस्ट टू आरपीएफ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ in excess of 9.5%। इंटरेस्ट क्रेडिट टू, तो आपका एक्सेस ऑफ 9.5%। तो आपको जो मिला है वो कितना परसेंट है? जो मुझे मिला है वो एक्चुअल में है 15,000 पे 15% है ना? हाँ, 15,000 पे 15% है अगर, तो 9.5, 15 माइनस 9.5, 15 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 5.5%। अगर अपन लेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 5500 रुपए। तो 5500 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर टोटल कर देंगे तो आ जाएगा क्या? ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 4,50,000, 4,75,000, 4,70,500, 4,70,500 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू हाउ मच? 50,000। वो माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,70,500 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 4,20,500। 4,20,500 यहाँ पर भी आ जाएगा 4,20,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी ही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड है आपका 69,000, और माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इज इक्वल्स टू 20,700। ये माइनस कर देंगे तो मेरा इनकम आ जाएगी 48,300 एंड 48,300। ठीक है, तो अपना हो गया सैलरी, हो गया हाउस प्रॉपर्टी, हो गया। अब अपन जाएंगे किसमें? कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में एक तो क्या इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन मिला है। इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन कितना रिसीव हुआ है आपको? 3,80,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 1,13,000।
माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला आ जाएगा 2,67,000, 2,67,000। ठीक है, फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज योर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट। सिंस इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर लिखा है, डिबेंचर रिसीव नहीं लिखा है, हम इसको ग्रॉस ही अज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्रॉस ही है। 12,040 रुपए, तो 12,040 रुपए। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो आपका है 10,000 का। टोटल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 22,040, और यहाँ पर भी आ जाएगा 22,040, ये जाएगा 80 TTA में। ठीक है, उससे पहले अपन कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं। तो अगर सबको टोटल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7,57,840 माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या रिडक्शन लेनी पड़ेगी चैप्टर 6A में? तो रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज इक्वल्स टू 80C में आएगा सुकन्या समृद्धि स्कीम, और ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में है आपका 60,000 और कंट्रीब्यूशन है 30,000, तो दोनों मिला के बाहर कर देते हैं 90,000, 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। फिर नेक्स्ट है हमारा 80CCD, अटल पेंशन योजना। एक मिनट, हाँ अटल पेंशन योजना सही भी चल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम 80CCD, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो अपन लोगों ने लिखा है ना 80CCD, ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो है वो क्या है, पेंशन फंड नहीं प्रोविडेंट फंड है, और ओन कंट्रीब्यूशन जो है वो 80C में जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से वो सिर्फ सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और जो पेंशन योजना है वो जाएगी कहाँ पर, 80CCD में। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने लिखा है ये सुकन्या समृद्धि स्कीम 60,000 और ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये 90,000। अटल पेंशन योजना में जो अपन लोगों ने 1196 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 14,532 रुपीज। ये दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, ऐड मतलब इसको भी बाहर कर देंगे, 14,532 इसको भी माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका 80D। 80D में अपन लोगों ने क्या खर्चा किया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब जो डॉटर है वो क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसके क्या है 12,500, तो 12,500 खर्चा है, 12,500 अपन वापस कर रहे हैं। उसके बाद 80TTA, हाँ नेक्स्ट है आपका 80TTA, दैट इज सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका 10,000 रुपए की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो टैक्सेबल और 10,000 विच एवर इज लोअर, टैक्सेबल जो है वो कितना है 10, अच्छा 10,000 ही है, और रिडक्शन भी कितने की मिल रही है, 10,000। ठीक है ना, माइनस कर दोगे आप सबको तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम, और टोटल इनकम जो है वो आएगी 6,57,840 माइनस 90,000 माइनस 14,532 माइनस 12,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 6,30,808 रुपए, 6,30,808
राउंड ऑफ करके टू दी मल्टीपल्स ऑफ 10, 6,30,810. I hope I'm clear. The question is very easy. You are just supposed to do is you are आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बोलते हैं, ये 80 CCD और 80C का प्रोडक्शन का ध्यान रखना है, बाकी कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, एंड विच कम्स ऑफन क्वाइट इन क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो गलती है वो आपको क्वेश्चन में नहीं करनी है. और आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही काम है, दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो आप लोग का एक ही क्वेश्चन है और वो जो छोटा सा क्वेश्चन है वो हमने होमवर्क दिया है. फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेके हमारे पास इतने बचे 22 तक बचे, मतलब नियरली 10 क्वेश्चन बचे हैं. तो हमारे नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में हार्डली जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू एवरीवन. आई होप यू गाइज हैव लाइक द लेक्चर एंड कंप्लीटेड. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप जो है वो हमें पूछ सकते हैं और इसके वीडियो के नीचे भी कमेंट डाउन कर सकते हैं.